प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने कहा कि जो कुछ भी पाया है किस कीमत पे पाया है। तो मैं ये देखती हूँ अपने जीवन में कि ज्यादातर जो रिश्ते बने उसी एक की कीमत पर बने, क्योंकि मैं इमोशनली वीक थी और अज्ञानी थी। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बनूं। इमोशनली इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता है। इमोशन होते हैं, इमोशन होते हैं, इमोशन होते हैं, इमोशन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जी। हुँ? मैं की बात होती है हमेशा। मैं होता है जो उन सब भावों को बल देता है, गलत धारणाएं रख करके। वो धारणा तोड़ दो तो भाव में बहुत जान नहीं बचती है। जी। कोई ऐसी जगह हो जहां बताया जाए कि भाव जिसमें जितने ज़्यादा उठते हों वो उतना इज्जत का हकदार है, तो उस जगह पर देखना कैसे कैसे भावुक लोग पैदा होंगे। और बता दिया जाए खास तौर पर महिलाओं में जितना भाव हो वो उतनी ही सच्चरित्र हैं और उतनी ही प्रशंसनीय हैं। तो देखो कि उस पूरे क्षेत्र की महिलाएं अति भावुक हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं। क्योंकि भाव देखो हर दुनिया की महिला में होते हैं, पर अगर ये धारणा आ गई कि भाव तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो फिर आप अपनी भावुकता में ऊर्जा डाल देते हो, आप अपनी भावुकता की आग में ईंधन डाल देते हो। भाव आता है, भाव शरीर से आता है, भाव का लेना देना देह से है, उसका आप कुछ नहीं बदल सकती। देह से तो भाव उठेगा, पर भाव कितना लंबा खींचेगा, कितनी दूर तक जाएगा और कितनी ताकत, कितना मोमेंटम पाएगा, ये आप तय करते हो। किस आधार पर तय करते हो? अपनी धारणा, अपनी एजम्पशन के आधार पे। जिनको बता दिया गया कि इमोशनैलिटी बहुत अच्छी चीज है, वो क्यों ना इमोशनल हो जाएं? भारत में सब इमोशनल होते हैं ना। कारण है, यहां दर्शन की एक लहर चली, दर्शन की यहां एक ऐसी शाखा चली जिसने कह दिया भाव से ऊंची बात तो कुछ होती ही नहीं, तो पूरा भारत ही भावुक हो गया। अब पड़े रहो भावना लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई डीएनए अलग रखते हो, ऐसा नहीं है कि भारतीय तो जन्मजात भावुक होते हैं। ना 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 ना, पट्टी पढ़ा दी गई है। यू शुड बी इमोशनल, ऐसा बता दिया गया है। यू आर नॉट इमोशनल, यू आर मेड इमोशनल। यू आर ट्रेन्ड टू बी इमोशनल, यू आर कंडीशनड टू बी इमोशनल। और वो पट्टी महिलाओं को ज्यादा पढ़ाई गई है, आपको भी पढ़ाई गई है, तो आप भी भावुक हैं अतिशय। किसी को भी वो पट्टी पढ़ा दो, वो हो जाएगा ना। उदाहरण के लिए, जो महिला जितनी भावुक होगी उसको उतने ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, सम्मान दिए जाएंगे, और भी कई किस्म की उसको सुविधाएं दी जाएंगी। तो बताओ, आप भावुक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हो जाओगे कि नहीं? जी। अच्छा, आप तर्कों से किसी को कुछ समझा रहे हो, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और आप बहुत अच्छे ऊंचे तर्क दे रहे हो, बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क दे रहे हो, आप उसको तर्कों से कुछ समझा रहे हो। हम्म? इसके विपरीत आप उसके सामने खड़े होके बस रो दो। बताओ, ज्यादा संभावना कब है कि वो आपकी बात मान ही लेगा? रोने पर। तो बस इसीलिए आप रो पड़ते हो। क्या करना है बुद्धि का, क्या करना है तर्क लगा के किसी के आगे रो दो। जिसके आगे रो दिए हो उसको भी ये पट्टी पढ़ाई गई है कि भावुकता बड़ी सच्ची और बड़ी मीठी बात है, तो जहां आप रो पड़े तहां वो आपकी बात मान लेगा। देख रहे हो भावुकता के फायदे? भावुकता के इतने फायदे हैं, न बुद्धि न तर्क न सच्चाई, कुछ नहीं चाहिए, बस रो दो। भावुकता के इतने फायदे हैं तो पूरा हिंदुस्तान भावुक क्यों ना हो जाए? फिर हम कहते हैं इंडियंस आर वेरी इमोशनल। अच्छा, डीएनए अलग है क्या? इमोशनल माने कैसे इमोशनल भाई? तो तुमको जबरदस्ती बनाया जा रहा है, और ये गंदी साजिश है एक। भाव भाव प्रेम दूसरी बात होती है, भाव बिल्कुल अलग बात होती है। लव और इमोशन एक चीज थोड़े ही होते हैं। प्रेमी होना बहुत अच्छी बात है, भावुक होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
सेंटिमेंटल होना एक बात होती है, सेंसिटिव होना बिल्कुल दूसरी बात होती है। सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील। सेंटिमेंटल होने में क्या रखा है कि अतिशय भावुकता, उसमें कुछ नहीं है। हम जरा भी सेंसिटिव लोग नहीं हैं, लेकिन हम सेंटिमेंटल बहुत हैं। Don't hurt my sentiments. And if you hurt my sentiments, you'll have to atone. You did hurt my sentiments. Now compensate. Where is the new necklace? Mind you, you hurt my sentiments. जब सेंटिमेंट्स से इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं तो सबको सेंटिमेंटल होना पड़ेगा। क्यों नहीं हो जाओगे सेंटिमेंटल? हमारे यहाँ पे हॉस्टल में थे तो जो लोग ज़्यादा भावुकता दिखाते थे उनको बोलते सेंटी हो रहा है, सेंटी हो रहा है। फिर ये हो गया कि और इस सेंटी के साथ जो रहेगा वो मेंटल हो जाएगा और इनकी जोड़ी कहलाएगी सेंटीमेंटल। सेंटी आदमियों से बचिएगा, उनकी संगत में आते ही आप मनोरोगी ना हो जाएं, आपको न्यूरोसिस ना हो जाए, हो ही नहीं सकता। जिंदगी बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी सेंटिमेंटल आदमी की संगति कर लो। वो आपको पागल बना के विक्षिप्त करके छोड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा नर्क है किसी जबरदस्ती के इमोशनल इंसान के साथ जीना। वो बात बात में उसको माई इमोशंस आर हर्ट। भाई हवा भी चलती है तो तुझे चोट लग जाती है, तो हम क्या करें? लाल कहे लाल मुरझाई है तो जीबे कई दिन करी है। जिन लोगों की जिंदगी में ऐसे लोग हों कि जो बात बात में रूठ जाते हैं और टप 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 बिना बात के आंसू बहने लगते हैं, उनको अच्छे से पता है मैं किस नर्क की बात कर रहा हूं। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि ये नाराज किस बात पे, बस खफा है। आप पूछो कि भाई किस बात पे खफा हो, बोले इसी बात पे खफा है कि तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि हम क्यों खफा हैं। भावुकता जहर है, संवेदनशीलता अमृत है। भावुकता जहर है, प्रेम अमृत है। और जो आदमी प्रेम और भावुकता में अंतर नहीं कर सकता वो नालायक है। इमोशनैलिटी लव नहीं होती। भावुक हो जाने को प्रेम नहीं कहते। प्रेम चेतना की उच्चतम स्थिति का नाम है और भावनाएं आती हैं चेतना के निम्नतम तल से, जहां आप जानवर हो। फीलिंग्स जानवरों के पास भी होती हैं, प्रेम नहीं होता उनके पास। जानवर के पास ममता हो सकती है, आसक्ति हो सकती है, अटैचमेंट हो सकते हैं, प्रेम नहीं हो सकता। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, कहेंगे नहीं ऐसा थोड़ी है। एनिमल्स डू लव, माय कोको लव्स मी, कोको कम। कोको पूछ वाला, भाई मुझे भी कोको अच्छे लगते हैं। मेरे पास भी 11 ठो कोको हैं, सफेद सफेद। 2 बीमार हैं, उनको यहां भी रखा हुआ हीटर चला के। पर मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि ये मेरे कोको प्रेम जानते हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे भले लगते हैं, अच्छा। पर यह अतिशयोक्ति हो जाएगी कि कोको को प्रेम आता है। भाव है, जानवर के पास भाव होते हैं। जितना आप में इमोशनैलिटी है उतना पता चलता है कि आप कितने जानवर हो। प्रेम बिल्कुल दूसरी बात होती है। प्रेम तो ऋषियों, संतों, ज्ञानियों के हिस्से की बात होती है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। प्रेम और भावुकता को एक में मत जोड़िए, उनको मिश्रित मत करिए, कन्फ्लेट मत करिए उनको। आचार्य जी, फिर भावुकता के पार कैसे जाना है प्रेम की तरफ? पार क्या जाना है? भावुकता को आपने ही इतनी बड़ी चीज बनाया, आप पूछ रहे पार कैसे जाना है? भाव आता है तो काहे को उस भाव में हवा भर देते हो? भाव आया तो आया। हम जानवर हैं, आधे तो हम जानवर ही हैं। अब जानवर हैं तो भाव हम में आएगा। ईर्ष्या भी एक भाव है, आसक्ति भाव है, डर भाव है,
ये सब जानवरों में भी होते हैं, हम में भी। काम वासना भाव है, वो जानवर में भी होता है, हम में भी होता है, तो आएगा। लेकिन आपके पास उस भाव के अतिरिक्त चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, चेतना। आप पूछिए अपने आप से, मुझे इस भाव को ताकत देनी है क्या? डू आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन दिस थॉट, फीलिंग, इमोशन, इंस्टिंक्ट, इम्पल्स? मुझे इसको ताकत देनी है क्या? इम्पल्सेस होती हैं, वो आएगी गुजर जाएगी, आप उसे ताकत मत दीजिए ना। ताकत देने का फैसला आपका है। ईर्ष्या उठ रही है किसी को देख के, अब जरूरी थोड़ी है कि आप उस ईर्ष्या को जस्टिफाई करने लग जाएं, उस ईर्ष्या के पक्ष में कोई आंतरिक तर्क निर्मित करके उसी ईर्ष्या को आप कार्यान्वित कर दें, एग्जीक्यूट कर दें। कोई जरूरी है क्या? ईर्ष्या आई, आपको पता है ईर्ष्या आ रही है, ठीक है, आ गई, ईर्ष्या आई थी। जानवरों में बड़ी ईर्ष्या होती है एक दूसरे के प्रति। लालच आया, लालच एक भाव है, ठीक, आया लालच, देखा लालच आया। जरूरी थोड़ी कि लालच की धार में हम भी बह जाएं, हम बहेंगे नहीं। लालच आया था, लालच आया, लालच चला गया, हम बहे नहीं। उदासी छा गई, उदासी का बड़ा भारी इमोशन होता है, यू नो, आई एम सैड। भाई उदासी सबको लगती है, जानवर भी उदास होते हैं, पर उदास बने ही रहना है कि नहीं, ये आपका फैसला है। लोगों को देखा है वो कैसे अपनी उदासी को और बढ़ाते हैं। अब उदास हो गए हैं और रात के 10 बज रहे हैं, तो लगाओ गजल, और एकदम ऐसी मनहूस गजल लगाओ, भयानक। उसके बाद विस्की का एक गिलास और गजल की मनहूसियत, और उदासी ऐसी, और धीरे धीरे से हैं और यहां से आंसू टपक रहे हैं। तन्हाई। अरे तुम मजे ले रहे हो, ये तुम और कुछ नहीं कर रहे हो, आंसू भले बहा रहे हो, मौज तुम्हें बहुत आ रही है, असली बात ये है। देखे ऐसे नहीं देखे? और ये सब कार्यक्रम सब रात के 10-11 बजे के बाद ज्यादा होते हैं, और गजल के बिना मजा नहीं आता। आधे उनमें ऐसे होते हैं जिन्हें उर्दू समझ में नहीं आती, जिनसे पूछ दो कि साहब एक आध शेर ही बता दीजिए इसका, उन्हें कोई मतलब नहीं पता होगा, पर उनके लिए इतना काफी है कि कोई गमगीन बात चल रही है, पर्याप्त। भर भर उदासी आई थी, उदासी निकल जाती, तुमने काहे को उसका इतना बड़ा फुग्गा फुला दिया? वासना वो भी लहर की तरह आती है, लहर की तरह आती है, लहर की तरह गुजर भी जाएगी। काहे को तुम उसमें सर्फिंग करने लग गए, लहर पे घुस गए उसमें जाकर। इंसान हो, इंसान का शरीर है, प्रकृति ने पैदा किया है, ताज़ा ताज़ा जंगल से निकले हो, हर जानवर में वासना होती है, हम में भी वासना होती है। वासना आई, ठीक है, हाँ पता है वासना है, अभी क्या हुआ है, अभी वासना, अभी अभी मामला गर्म है, ठीक, कितनी देर तक गर्म रहेगा? जिंदगी में और भी करने के लिए काम है, थोड़ी देर में मामला ठंडा पड़ जाएगा, दूसरे काम पे निकल जाओ। नहीं, तो ये भाव हटा दीजिए कि भाव नैसर्गिक है, मौलिक है, ऑथेंटिक है, आपका है, आपका नहीं है। कुछ शरीर का है, कुछ संस्कार का है। तो आपके पास ताकत है कि उस भाव को स्वीकार करना है या उसकी उपेक्षा कर देनी है। और भावुकता को व्यर्थ सम्मान देना छोड़ दीजिए। कोई आपके सामने आए, वो साधारण तार्किक बात कर रहा है साधारण तरीके से, आप उससे प्रभावित नहीं होते। वही कोई नेता आ जाए रैली वगैरह में वोट के लिए, और वो उछल उछल के बातें कर रहा है, अरे, और फिर लोग कहते हैं ये असली आदमी है, देखा गला काप गया, इसका असली आदमी है, और अरे करके बात करता है। जितनी नाटकीयता दिखा दे, आपको लगता है उतना खरा और असली आदमी है, लगता है कि नहीं? जो जितनी नाटकीयता दिखाए, जान लो उतना नकली आदमी नहीं। इतना नाटक क्यों करना पड़ता? सीधे साधे भी तो बात हो सकती है, ऐसे दो इंसान आपस में साधारण बात करते हैं, ऐसे भी तो बात हो सकती है। वो वहां खड़ा होकर के इतनी नौटंकी क्यों कर रहा है मंच पे?
जरूर आदमी नकली है। जो इतना भाव प्रदर्शन कर रहा है और हमें भी भावुक कर देना चाहता है, ये आदमी नकली ही होगा। छोटे बच्चे तक ये बात समझते हैं। नंबर कम आ गए हो परीक्षा में, या कोई चोरी छुपानी हो, या कुछ और गलती कर दी है, तो एकदम वो भी अपने इमोशंस का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं कि बच जाएंगे। क्योंकि घर में यही होता देखा है उन्होंने मम्मी पापा के बीच। कहते हैं जब मम्मी ये नुस्खा चला सकती है तो हम काहे नहीं चला सकते। नंबर कम आए हो रिपोर्ट कार्ड में, आधे बच्चों की उस दिन तबीयत खराब होती है। पिटने से बच गए। क्योंकि मम्मी भी यही करती है। पापा पता नहीं किस चीज के लिए पूछा करते हैं अक्सर, मम्मी बोलती आज तबीयत खराब है। बच्चे ने भी सीख लिया। मैं इमोशनलेस होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमोशंस में डिस्क्रिशन की बात कर रहा हूं, मैं इमोशंस में चॉइस की बात कर रहा हूं, मैं इमोशंस में विजडम की बात कर रहा हूं। मैं अपने विवेक से चुनूंगा कि कौन सा भाव स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। जो भाव मुझे पता है पाशविक है, संयोगिक है, सामाजिक है, मैं क्यों उसको स्वीकार करूं, मैं क्यों उसको बल दूं। मैं क्या इतना निरुपाय हूं, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि वासना उठी और मैं कहूं मेरे तो कोई ताकत ही नहीं है, अब वासना आई है तो मुझे सेक्स तो करना पड़ेगा। ये तो बड़ी भारी कमजोरी का लक्षण हो गया। नहीं, मेरे पास अगर वासना है तो विवेक भी तो है। मेरा विवेक तय करेगा कि इस वासना का मुझे क्या करना है। हम्म? हम्म। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी। जी। जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया, उससे पहले जी। मैं ऐसे ही घर के माहौल के जो लोग थे बड़े बुजुर्ग, तो उनको देख देख के सीखती थी कि उनका जैसा बनना है। बहुत महत्वाकांक्षी थे, तो उनको देख देख के मैंने बहुत उनके जैसे ही कॉपी करने की कोशिश करी बहुत दिनों तक। लगभग मैंने 5-10 साल तो वैसे ही गुजारा दी जैसे वो बोल रहे वैसे कर, क्योंकि उनको देखा था, उन्होंने कुछ ध्येय रखे थे अपनी जिंदगी में और वो उन्होंने पाए थे। तो कोई था नहीं दूसरा, तो मैंने उनको ही कॉपी करना शुरू कर दिया। वो जैसे बोलते थे ये करो वो करो, फिर इतना सुना कि बाद में अवसर तक चली गई थी और कुछ राहत नहीं मिली। क्या जो बोला वो सब कुछ करा। फिर उसके बाद में आपको पति जी सुनते थे तो मैंने आपको सुना, और आज भी बहुत कम उनको देखती हूँ तो आज भी हीन भावना उतनी गई नहीं है कि पहले थी। पहले ज्यादा दर दर से बात करती थी, मतलब बहुत दर्द को कि कुछ उन्होंने कहा वो सुना नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। वो डर भी पता नहीं था क्या था, पर उनको ना बोलना आता नहीं। तो आजकल तो थोड़ा बहुत तो दूरी कर ली है, क्योंकि उनके साथ में रहती हूँ तो आपसे दूरी बन जाती है आजकल तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा धीरज रख रख के वो बात कंप्लीट मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया है, उन लोगों को पीछा करनी शुरू की है। पर कुछ दिन पहले फिर से संपर्क में आ गए, तो फिर देखा कि उनकी महत्वाकांक्षा की जो भी वो करना चाहते हैं वो आज भी पूरे डटे हुए हैं उस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से। और मैं खुद को कमजोर पाती हूँ, खुद को हीन भावना आती है अंदर कि मैं क्यों नहीं कर पाती।
क्योंकि आपका भी सेशन है कभी कभी पढ़ाई, मैंने बहुत सारे बुक्स आपका सप्तशती का पाठ पढ़ा, भगवत गीता फर्स्ट टू अकेला पर निर्भरता, वो जो है वो बुक्स पढ़ी, उनके अंदर से थोड़ी सी खुद के बारे में जानना शुरू किया, तो भी अभी भी मैं कमजोर पाती हूँ उनके सामने। तो मेरे अंदर से वो भावना जा नहीं रही क्या करें, तो इसलिए। बहुत बहुत मेहनत कर कर के आप में कमज़ोरी बैठाई गई है, बहुत लंबे सालों तक। ये अभी उसको हटाने में थोड़ा समय और लगेगा। जो काम 25, 30, 35 साल तक लगातार किया गया है, उसको 1 या 2 साल में हटाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। भूलिए नहीं कि हमारे भीतर जो धारणाएं बैठ गई हैं और कमज़ोरियां बैठ गई हैं, झूठी बातें सब, जिनको हमने ज़िंदगी बना लिया है, वो 1-2 दिन में हम में नहीं घुसी हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी ही उन बातों को सोखते हुए बीती है। बड़े लंबे समय तक कचरा हमने सोखा है, वो कचरा हम में डाला गया है, तो उसको हटाने में भी वक्त तो लगेगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो कचरा है वो तब डलता था अब नहीं डल रहा है। घरों में स्थिति थोड़ी असहायता की रहती है कई बार। ठीक है आचार्य जी। जो है बात वो दूसरी है। जी, आप सुनते रहिए, ठीक है। धीरे धीरे ताकत आएगी, तब बेहतर स्थिति बनेगी कि आप बात कर पाएं। अभी तो आप अभी ठीक है, चलिए जी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए रे साधो, ऋतु आए फल हो। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। भागे भला ना होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। भागे भला ना होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाव रे साधो, काहे करो कुदाव।